गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। जसवंत, मुस्कान, अंकित, हर्षित, चलिए सभी को गुड इवनिंग। उमेद, जय श्री कृष्णा। जैसा अपनी जो चर्चा हो रही थी फल विज्ञान में फलोत्पादन के बारे में, और फलोत्पादन में अभी तक हमने 3-4 फल कंप्लीट कर लिए हैं। एक तो हमने आम को कंप्लीट कर लिया, एक हमने नींबू वर्गीय फल कंप्लीट कर लिए, एक हमने पपीता को कंप्लीट कर लिया, और एक हमने केला को कंप्लीट कर लिया। आज हम थोड़ा सा नेक्स्ट अगले पॉइंट पर चलेंगे, और अगले फल के बारे में जो आज हम बात करेंगे वो फल रहेगा अपना अमरूद। काफी इंपोर्टेंट है, काफी बार हमें प्रश्न इसके पूछे गए एग्जाम में। तो आज की जो क्लास है अपनी वो अमरूद के बारे में रहेगी पूरी, जिसमें हम अमरूद के फलों के संबंध में जितनी भी इंपोर्टेंट बातें हैं उनकी चर्चा करेंगे। ठीक है सोनम, राधे राधे। राजेश, राधे राधे। अमरूद पढ़ेंगे आज, ठीक है। चलिए अनार हम बेर के साथ में कॉम्बिनेशन करेंगे, क्योंकि अनार बेर दोनों अपने एक ही ग्लास में हो जाएंगे। अमरूद थोड़ा सा बड़ा पॉइंट पड़ता है बस। अब इसके बाद सारे फल अपने छोटे छोटे रहेंगे। अब देखो नेक्स्ट, बेसिकली अगर मान लो अमरूद की अपन बात करें तो सबसे पहले वही हमारी कॉमन चीजें आती हैं सभी में, और वो कॉमन चीजें क्या हैं? वानस्पतिक वर्गीकरण। वानस्पतिक वर्गीकरण में क्या क्या चीजें हैं? एक तो उनको पूछा जाएगा वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम, अब इसका वानस्पतिक नाम क्या होता है? तो जनरली हम जानते हैं कि सर इसका वानस्पतिक नाम होगा सीडियम ग्वाजावा। सीडियम ग्वाजावा, ठीक है। वानस्पतिक नाम क्या हो गया? सीडियम ग्वाजावा हो गया। इसके बाद में अगर मान लो बात करूं कुल, अब इसका कुल सबसे इंपोर्टेंट है क्योंकि ये नाम से मैच नहीं करता। अब नाम से मैच नहीं करता है तो इसका कुल कौन सा होता है? बेसिकली मिर्टेसी होता है। कुल कौन सा हो गया? मिर्टेसी हो गया। मैं अगर नेक्स्ट बात करूं तो इसकी उत्पत्ति, और मैंने आपको 2 इंपोर्टेंट फल बताए होंगे। इंपोर्टेंट फल में एक तो अपना पपीता है और एक अमरूद है। दोनों की उत्पत्ति कहां से मानी गई है? इन दोनों की उत्पत्ति उष्ण अमेरिका से मानी गई है। पपीता और अमरूद दोनों की उत्पत्ति कहां से हुई है? उष्ण अमेरिका से मानी गई है। फिर मैं अगर बात करूं इसमें गुणसूत्रों की संख्या, गुणसूत्र, अमरूद के अंदर जो गुणसूत्र होंगे वो कितने होंगे? बेसिकली द्विगुणित होता है, तो 2n बराबर 22 गुणसूत्र इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर मान लो मैं और थोड़ा सा बात करूं नेक्स्ट अगली पॉइंट पर, और आगे हम बात करें इसका फल प्रकार। फल प्रकार, और फल प्रकार क्या होगा? तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सरस या बेरी होगा। सरस या बेरी होगा। फिर थोड़ा सा आगे और चले तो नेक्स्ट में सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है खाने योग्य भाग। अब बेसिकली अमरूद देखा तो सभी ने होगा। अमरूद देखा है तो अमरूद के फल के अंदर क्या होते हैं? बीच में बीज पाए जाते हैं। अब हम उसमें से कुछ हिस्सा अलग तो करते नहीं है। अब अलग नहीं करते तो बेसिकली इसके लिए एक नाम तो हम क्या बोल देते हैं? पेरिकार्प बोल देते हैं कि या तो इसका कौन सा भाग खाया जाता है? पेरिकार्प कहा जाता है, या फिर इसको हम क्या बोल देते हैं? थैलेमस बोल देते हैं। पेरिकार्प, या हम क्या कहेंगे कि इसका जो खाने योग्य भाग है वो थैलेमस है। यानी इसके पुष्पासन से जो पूरा फल विकसित होता है उस पूरे ही फल को अपन खा लेते हैं। तो ऑब्वियसली हम क्या करें? पेरिकार्प, या फिर हम कहेंगे इसको सीधा सीधा थैलेमस। ठीक है, तो खाने योग्य भाग क्या हो गया? पेरिकार्प या थैलेमस हो गया। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो इंपोर्टेंट बात यह है, पूरे भारत में जनरली अगर हम पूरे भारत की बात करें तो पूरे भारत में सबसे ज्यादा अमरूद का जो उत्पादन होता है वो कहां होगा? तो वो होगा उत्तर प्रदेश में। आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक अमरूद कहां पैदा किए जाते हैं, तो ऑब्वियसली हम कहेंगे कि सर उत्तर प्रदेश में पैदा होते हैं। और एक और यहाँ इंपोर्टेंट बात है, उत्तर प्रदेश में पैदा तो होते हैं लेकिन उत्तर प्रदेश का एक स्थान है इलाहाबाद। इलाहाबाद, और इस इलाहाबाद को वर्तमान में क्या कहते हैं अपन? प्रयागराज। प्रयागराज, प्रयागराज या इलाहाबाद के जो अमरूद हैं वो क्या हैं? वो प्रसिद्ध हैं। प्रसिद्ध, आपसे अगर प्रश्न पूछा है कि भारत में कहां के अमरूदों को प्रसिद्धता दी गई है, कहां के अमरूदों को प्रसिद्ध माना जाता है, तो प्रसिद्ध अमरूद कहां के होंगे? ये बेसिकली हम कहेंगे सर प्रयागराज या इलाहाबाद के जो अमरूद हैं वो प्रसिद्ध हैं।
फिर हमें सवाल ये भी पूछा जा सकता है कि सर राजस्थान में सबसे ज्यादा अमरूदों का उत्पादन कहाँ होता है, और ये इंपोर्टेंट भी बन सकता है प्रश्न, राजस्थान। तो बेसिकली फिर आप लोग याद रखोगे, राजस्थान में सबसे ज्यादा अमरूद का उत्पादन सवाई माधोपुर जिले में होता है। हमारे पूरे राजस्थान में जितने अमरूद पैदा होते हैं उसका लगभग 60% अमरूद उत्पादन अकेला कहाँ होता है, सवाई माधोपुर में होता है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं मैं आपको, इस वर्ष राजस्थान सरकार के द्वारा 18 से 19 जनवरी को अमरूद का मेला लगाया जा रहा है, और वो कहाँ लग रहा है, वो भी आपका सवाई माधोपुर में लगाया जा रहा है। इसके बाद दो प्रश्न आपको और बनेंगे जो कि इंपोर्टेंट हो सकते हैं। कौन कौन से प्रश्न बनेंगे एक बार हम देखेंगे। जनरली हमें सीधा सा प्रश्न पूछा जाएगा कि राजस्थान में अमरूद उत्कृष्टता केंद्र कहां स्थित है। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर गुआवा, सीओई गुआवा, अब ये कहां है, तो बेसिकली फिर तो हम कहेंगे देवड़ावास टोंक में है। अमरूद उत्कृष्टता केंद्र राजस्थान में कहां पर स्थित है, तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि सर ये देवड़ावास टोंक में स्थित है। अब इसके अलावा एक प्रश्न में कौन सा आता है, हमें सीधा सीधा सा सवाल पूछा जाएगा कि अमरूद प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है। राजस्थान में अमरूद प्रशिक्षण केंद्र, अब ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल आपका हो सकता है। अगर हम अमरूद प्रशिक्षण केंद्र के संबंध में बात करें तो ये कहां पर है, ये सवाई माधोपुर में स्थित है, सवाई माधोपुर में। और अभी इसको 3 ही साल हुए खुले हुए। अमरूद प्रशिक्षण केंद्र कहां पर है, ये सवाई माधोपुर में। सीधा सीधा हमें सवाल यहां से पूछा जाएगा और प्रश्न पूछ लेगा कि राजस्थान में अमरूद प्रशिक्षण केंद्र, तो सवाई माधोपुर। राजस्थान में अमरूद उत्कृष्टता केंद्र, तो कहां, ये देवड़ावास टोंक में स्थित है। इस तरीके से सीधे सीधे प्रश्न हमें परीक्षा में पूछे जाएंगे। यहां तक की बात मुझे लगता है बिल्कुल कंप्लीट होगी। अब मैं थोड़ा सा और आगे की तरफ चलूं तो एक हम सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट यहां देखते हैं। अब सबसे इंपोर्टेंट पॉइंट क्या है कि जो अमरूद है, अमरूद की काफी सारी प्रजातियां हमारी होती है जिनको हम कह सकते हैं जंगली टाइप का अमरूद, और उससे हमें प्रश्न भी पूछा जाता है। एक्चुअली ये जो आपको फोटो दिख रहा है ये आपके एनसीईआरटी का है, और एनसीईआरटी में दिया हुआ है। एनसीईआरटी जो है आपकी 12th की, उसके सबसे लास्ट में जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उनमें जब आपको जाओगे तो ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, जहां पर अमरूद की काफी सारी प्रजातियां दी हुई हैं। हमने भी जब ये 13वां ऑफलाइन टेस्ट लिया था, आप लोगों ने देखा होगा, आपके पढ़ा हुआ है ऐप में, 13वें ऑफलाइन टेस्ट में यहां से एक प्रश्न भी दिया था। कैसे प्रश्न यहां से आ सकता है वो आप थोड़ा सा गौर करोगे। बेसिकली अमरूद की काफी सारी प्रजातियां हैं। जैसे मैं अगर बात करूं, एक है सीडियम मोली, आपसे प्रश्न पूछ लेगा कि अमरूद की जंगली प्रजाति कौन सी है, तो जंगली या देसी प्रजातियां हैं। जैसे एक तो मैं अगर कह सकता हूं तो सीडियम मोली, दूसरी में अगर बात करूं तो एक कौन सी, सीडियम ग्वाइनेंस। अब इंपोर्टेंट बात इसके संबंध में हम जानेंगे कि जो सीडियम ग्वाइनेंस है इसको कहा क्या जाता है। जनरली हम इसको कहते हैं ब्राजीलियन अमरूद, या इसको क्या कहेंगे, गुइनिया अमरूद। अब हमें सवाल कैसे पूछा जाएगा इस बात पर थोड़ा सा गौर करोगे। आप लोगों को सीधा सा प्रश्न आएगा कि निम्न में से ब्राजीलियन अमरूद है, और सभी 3-4 अमरूद के नाम लिखे हुए होंगे नीचे। तो ब्राजीलियन अमरूद कौन सा होगा, जो सीडियम ग्वाइनेंस है उसे हम क्या कहेंगे, ब्राजीलियन अमरूद कहेंगे। ऐसे ही मैं थोड़ा सा और आगे चलूं, नेक्स्ट एक है अपने पास में सीडियम म्यूमिलम, ठीक है। एक है अपने पास में सीडियम केटिलियनस। अब जो केटिलियनस है इसको हम क्या कह रहे हैं, स्ट्रॉबेरी या कैटले अमरूद कह रहे हैं। क्या कहेंगे, स्ट्रॉबेरी या कैटले अमरूद। तो एक आपको यहां से भी प्रश्न पूछा जा सकता है, सीधा सवाल पूछ लेगा कि कौन से अमरूद को स्ट्रॉबेरी या कैटेलियन अमरूद के नाम से जाना जाता है, तब वो कौन सा हो जाएगा, तब सीडियम कैटिलियनम हो जाएगा। इसके बाद और भी है यहाँ पर, जैसे मैं अगर बात करूं सीडियम कैटिलियनम की किसमें, एक ल्यूसीडियम, इसकी एक और प्रजाति हो गई। या मैं कहूं तो सीडियम फ्रीडरिकथेनियम, ये भी हो गई। इसको हम क्या कह रहे हैं, इसको चीनी अमरूद कह रहे हैं। ये भी इंपोर्टेंट आपको हो सकता है। चाइनीज गुआवा, क्या बोलते हैं, चाइनीज गुआवा। आपसे प्रश्न पूछेगा कि चाइनीज गुआवा कौन सा है, तो चाइनीज गुआवा कौन सा होगा, सीडियम फ्रीडिकथेलियनम, ठीक है, ये चाइनीज गुआवा हो जाएगा। वही नेक्स्ट में अगर बात करूं तो कौन सा है, सीडियम कुजाविलस है। इसके बाद कौन सा है, फ्यूजा सेलावियना,
अब ये फियोजा सेलोवियना हमने परीक्षा में दिया था, अभी जो कल परसों आपका संडे को पेपर हुआ था उसमें। फियोजा सेलोवियना क्या है, इसको बेसिकली हम कहते हैं पाइन एप्पल अमरूद। क्या कहा जाएगा, पाइन एप्पल अमरूद कहा जाएगा। प्रश्न ऐसे ही पूछा था कि पाइन एप्पल अमरूद का नाम क्या है, तो पाइन एप्पल अमरूद का नाम क्या हो गया, फियोजा सेलोवियना हो गया। इस तरीके से आपको यहां से भी जो प्रश्न है वो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो ये जितनी भी अमरूद की प्रजातियां हैं ये भी हम लोग याद रखेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इसकी प्रजातियां होंगी जिनको हम जंगली प्रजातियां भी कह सकते हैं, क्योंकि इनमें खेतियों की शायद हमारी काफी कम है। और ये जितनी भी प्रजातियां हैं सारी की सारी उकठा रोग के प्रति प्रतिरोधी होती है, ये भी ध्यान रखना। इनमें उकठा रोग का प्रकोप क्या होता है, बहुत ही कम होता है। और जो अपनी सीडियम ग्वाजावा है उसमें उकठा रोग का प्रकोप सबसे ज्यादा होता है, ये भी हम याद रखेंगे। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। अब अगर हम नेक्स्ट पॉइंट पर बात करें तो आगे हमें कुछ और भी बेहतरीन तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जनरली एक में अगर बात करूं अमरूद में विटामिन के संबंध में, विटामिन तो बेसिकली हमें पता है कि अमरूद का जो स्वाद है हल्का सा खट्टा होता है। खट्टा के दो कारण हो सकते हैं, तो उसके अंदर पेक्टिन पाया जाता है और एक उसमें विटामिन सी पाई जाती है। तो ऑब्वियसली मैं कह सकता हूं कि अमरूद में जो विटामिन पाई जाती है वो कौन सी है, वो विटामिन सी है। और विटामिन सी की जो मात्रा अमरूद के अंदर होती है वो कितनी होगी, 300 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम। कितनी मात्रा पाई जाती है, 300 मिलीग्राम प्रति 100 ग्राम मात्रा इसके अंदर पाई जाती है। एक और इसके अंदर चीज होती है इंपोर्टेंट, एक इसमें क्या पाया जाता है, एक इसमें पेक्टिन भी पाया जाता है। क्या पाया जाता है, पेक्टिन। सर पेक्टिन क्या है, तो पेक्टिन के संबंध में मैं एक लाइन यहां लिख दूं, ये क्या है, ये फलों का पॉलीसैकेराइड है, फलों का पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड आप लोगों से पूछा जाएगा कि फलों में पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड है तो कौन सा है, पेक्टिन है। तो क्या सर और दूसरे पॉलीसैकेराइड नहीं होते, अरे और दूसरे भी हो सकते हैं, लेकिन प्रमुख कौन सा है इनमें, पेक्टिन है। जैसे आपने पढ़ा होगा फलों में क्या होती है, शर्करा होती है, ठीक है ध्यान रखना, शर्करा। अब शर्करा कौन सी होती है, जैसे मान लो सुक्रोज है, ठीक है, सुक्रोज ज्यादातर फलों में पाई जाती है। और सुक्रोज के दो रूप हो गए, एक तो मैं अगर बात करूं फ्रैक्टोज और एक अगर मैं बात करूं तो ग्लूकोज। ठीक है, फलों के अंदर जो मिठास आती है वो इन दोनों के कारण ही आती है, तो फ्रैक्टोज होगा या ग्लूकोज होगा, या मैं डायरेक्ट क्या कह सकता हूं, सुक्रोज कह सकता हूं। अब जो सुक्रोज है ये क्या है, ये डाइसैकेराइड है, ध्यान रखना बहुत इंपोर्टेंट है। सुक्रोज क्या है, ये डाइसैकेराइड है, ये तो डाइसैकेराइड हो गया, ठीक है। और जो ये फ्रैक्टोज और ग्लूकोज ये दोनों हैं, ये क्या है, ये दोनों मोनोसैकेराइड है, ये क्या है, मोनोसैकेराइड है। और फिर अपना क्या बचा, पॉलीसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड केवल और केवल कौन सा पाया जाता है, तो वो पाया जाता है पेक्टिन। कहां बात हो रही है, फलों में। अगर हम फल वृक्ष की बात करें, फल वृक्ष, तो वृक्ष के अंदर तो सभी वृक्ष आते हैं, वृक्ष के अंदर तो सभी पादप आ जाएंगे, सभी वनस्पतियां आ जाएंगी। और सारी की सारी वनस्पतियों में जो प्रमुख पॉलीसैकेराइड होता है वो कौन सा होता है, सेल्यूलोज होता है। अगर आपको प्रश्न ये पूछे कि वनस्पतियों या पेड़ पौधों में पाया जाने वाला प्रमुख पॉलीसैकेराइड, तब तो कौन सा हो गया, सेल्यूलोज हो गया। फलों में पाया जाने वाला प्रमुख पॉलीसैकेराइड तो क्या होगा, फिर वो पेक्टिन होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा हम आगे चलते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। बेसिकली अब इंपोर्टेंट बात यह है कि अमरूद में क्या पाया जा रहा है, पेक्टिन पाया जा रहा है प्रचुर मात्रा में। और प्रचुर मात्रा में पेक्टिन पाया जाता है, इसीलिए हम अमरूद का जो उपयोग है वो कहां करते हैं, वो जेली बनाने में करते हैं। तो हम इसको क्या कहते हैं, जेली हेतु सर्वोत्तम फल कहा जाता है। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि जेली बनाने के लिए सर्वोत्तम फल है तो फिर कौन सा हो जाएगा, ऑब्वियसली हम पढ़ चुके हैं कि वो फिर अमरूद होगा। नेक्स्ट में अगर बात करूं तो एक अमरूद के लिए हम नाम भी स्पष्ट करते हैं। पहले तो मैं इसकी जलवायु के संबंध में बात करूं, कैसी जलवायु का पादप है, तो ये उपोष्ण जलवायु का पादप है। अमरूद कैसी जलवायु में उगाया जाता है, उपोष्ण जलवायु में उगाया जाता है। और उपोष्ण जलवायु में उगाया जाता है इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोला जाता है उपोष्ण जलवायु का सेब। क्या बोला जाता है, उपोष्ण
जलवायु का सेब। आपसे प्रश्न भी पूछा जाता है कि किस फल को उपोष्ण जलवायु का सेब बोलते हैं, या इसको हम क्या बोलते हैं, एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स। एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स, उपोष्ण जलवायु का सेब या एप्पल ऑफ ट्रॉपिक्स इसको कहा जाएगा, तो ये अमरूद को कहा जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात इसके संबंध में हम लोग याद रखेंगे, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है, अगर हमें प्रश्न क्या पूछा जाए, अगर हमें प्रश्न पूछा जाए गर्म जलवायु का सेब, गर्म जलवायु का सेब, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो गर्म जलवायु का सेब हम किसको कहेंगे, फिर कहा जाएगा बेर, ठीक है। अगर प्रश्न उपोष्ण जलवायु का सेब पूछा गया है तो कौन हो गया, अमरूद हो गया। अगर प्रश्न गर्म जलवायु का सेब पूछा गया है तो फिर क्या हो जाएगा, तो अपना आंसर हो जाएगा बेसिकली बेर, ठीक है। यहां तक की बातें मेरे हिसाब से बिल्कुल कंप्लीट हुई होंगी आपकी। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ लेके चलो। नेक्स्ट, अगर हम अगले पॉइंट पर बात करें तो नेक्स्ट अगला जो पॉइंट आएगा हमें वो प्रवर्धन का आएगा, प्रवर्धन। अब मान लो अगर मैं अमरूद की प्रवर्धन की बात करूं तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि इसके प्रवर्धन की जो सबसे उपयुक्त विधि है, जो सर्वोत्तम विधि है, प्रवर्धन की जो सर्वोत्तम विधि है वो कौन सी है, वो है आपकी माउंट लेयरिंग। कौन सी है, माउंट लेयरिंग। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि अमरूद में प्रवर्धन की सबसे उत्तम विधि कौन सी है, तो सबसे उत्तम विधि किसको माना जाता है, बेसिकली हम कहेंगे कि माउंट लेयरिंग को माना जाता है। एक और मैं इंपोर्टेंट बात बता दूं इसके संबंध में, एक सवाल में यह भी पूछा जा सकता है कि अमरूद के जब बीजों से हम देसी पौधे तैयार करते हैं तो बीजों का अंकुरण कितने समय में होता है, बीजों का अंकुरण कितने समय में होता है, बेसिकली याद रखेंगे हम इस बात को। तो जनरल में कह सकता हूं कि इसके बीजों का जो अंकुरण होता है वो 15 से लेकर के 30 दिन में होता है। अमरूद के बीजों का अंकुरण 15 से 30 दिन में होता है। और बीजों को अंकुरण करवाने के लिए, बीजों के अंकुरण के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो जिब्बेरेलिन का उपयोग किया जाता है। जिब्बेरेलिन। आपसे अगर प्रश्न पूछा जाए कि अमरूद में अंकुरण को बढ़ाने के लिए या जर्मिनेशन के लिए किसका उपयोग करते हैं, तो किसका उपयोग करेंगे, जिब्बेरेलिन का उपयोग करेंगे। और समय कितना लगेगा, 15 से लेकर के 30 दिन का जो समय है वो इस पूरी प्रोसेस में लगता है। इसके बाद हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चल रहे हैं। नेक्स्ट अगला पॉइंट में कहां से आएगा, अगला पॉइंट में बेसिकली पूछा जाएगा पौधरोपण के संबंध में, पौधरोपण। और अगर मान लो मैं अमरूद में पौधरोपण की बात करूं तो तीन चीजें मैंने आपको पहले भी बता रखी है, तीन पॉइंट। एक तो सीधा सीधा समय सवाल ये पूछा जाएगा कि अमरूद का पौधरोपण किस माह में किया जाता है। अगर माह की बात करूं तो बेसिकली किस माह में करते हैं हम, जुलाई माह में करते हैं, ठीक है। अगर हमें सवाल ये पूछा जाए कि अमरूद के पादपों का सामान्य रोपण कितनी दूरी पर किया जाता है, सामान्य रोपण, तो फिर हम लोग यहां याद रखेंगे सामान्य रोपण 6 इंटू 6 मीटर की दूरी पर करते हैं। अमरूद का सामान्य रोपण 6 इंटू 6 मीटर की दूरी पर करेंगे। इसके बाद हमें सवाल क्या आएगा, अमरूद का सघन रोपण कितनी दूरी पर किया जाता है, सघन रोपण, तो ये भी आप लोग याद रखोगे। अगर हम सघन रोपण की बात करें कितना होगा, 3 इंटू 6 मीटर, या मैं कहूं 6 इंटू 3 मीटर, कुछ भी कह दो, 6 इंटू 3 मीटर की दूरी पर करते हैं। ये हो गया। एक आती है हमारे पास में स्पेशल विधि जिसको हम बोलते हैं मीडो विधि। मीडो विधि सबसे पहली और इंपोर्टेंट बात हम याद रखेंगे कि जो मीडो विधि है ये क्या है, ये अमरूद में अति सघन रोपण की विधि है। क्या है, अति सघन रोपण की विधि है। अमरूद के पादपों का अति सघन रोपण मीडो विधि के द्वारा किया जाता है। दूसरी फिर मैं अगर बात करूं या इंपोर्टेंट, तो एक बात यह कि इसका जो विकास किया गया है, मीडो विधि का जो विकास किया गया है वो कहां से हुआ है, वो CISH लखनऊ से हुआ है, ठीक है। मीडो विधि कहां से विकसित की गई है, तो एक बात हम याद रखेंगे कि ये विधि CISH लखनऊ से विकसित की गई है। अगर मैं इस विधि में पादपों की दूरी की बात करूं, दूरी तो कितनी होती है, हम याद रखेंगे 2 इंटू 1 मीटर होती है।
नीडो विधि में अमरूद के पादपों का रोपण 2 × 1 मीटर की दूरी पर किया जाता है। और ये सीधा सीधा प्रश्न हमें परीक्षा में आता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है सेम उसी तरीके का प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो ये जो हमारी पौधरोपण के संबंध में बातें थी वो भी क्या हो गई, कंप्लीट हो गई। ठीक है, प्रवर्धन हमने पढ़ लिया, पौधरोपण हमने पढ़ लिया, प्रजाति हमने पढ़ ली, सामान्य परिचय हमने पढ़ लिया। अब हम थोड़ा सा और आगे की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट हमें एक इंपोर्टेंट टॉपिक इसमें और मिलता है। वो टॉपिक कौन सा है, वो टॉपिक है बेसिकली बहार। जनरल वे में अगर मैं बात करूं तो हमें प्रश्न आता है अमरूद में बहार के संबंध में। बहार, अब पहली बात तो यह कि सर ये बहार होती क्या है, बहार होती क्या है। गाना सुना होगा आपने, बहारो फूल बरसाओ, है बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया है। अब बहारो फूल बरसा मतलब बहारों से हम कह रहे हैं। अब बहार क्या है, बहार है फूल आने का समय। जो हमारे फल वृक्ष होते हैं उनमें जो पुष्पन का समय होता है उसे क्या बोला जाता है, उसे बेसिकली बहार बोला जाता है। आपकी शादी होगी तो आपके लिए भी गाया जाएगा ये गाना। जनरली बात यहाँ 2-3 पूछी जाती है। एक तो बहार कितने प्रकार की होती है और उनमें पुष्पन कब होता है वो प्रश्न आता है, उन पुष्पन से फल कब लगते हैं वो प्रश्न आता है। एक बहारों का हमें नियंत्रण यानी मैं कहूं तो कंट्रोल हमसे पूछा जाता है। बेसिकली हम तीनों चारों बातों की चर्चा करेंगे यहाँ। तो पहली और इंपोर्टेंट बात यह है कि जो बहार है वो क्या है, वो बेसिकली होता है पुष्पन का समय। पुष्पन का समय होता है। चलिए, अब ये पुष्पन का समय है। अगर हम इसके प्रकार की बात करें तो ये जो बहार है इसके प्रकार की हम बात कर रहे हैं, ये जनरल वे में 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की कौन सी होगी तो एक टेबल के द्वारा हम समझ लेंगे तो ज्यादा बेटर होगा। चलिए हम एक टेबल जनरेट कर लेते हैं यहाँ। अब देखोगे आप लोग काफी सारी चीजें हम इसमें जानेंगे। एक तो मान लो हमारा क्रम संख्या का पॉइंट हम ले लेते हैं, दूसरा मान लो हमने ले लिया बहार, ठीक है, तीसरा हमने पॉइंट ले लिया यहाँ पुष्पन, पुष्पन, ठीक है, और एक हमने ले लिया यहाँ फलन यानी फल कब आते हैं, और एक हमने ले लिया है विस्तृत विवरण, विवरण, ठीक है। हम कोई भी विवरण देना चाह रहे हैं तो वो हमारा इसमें हो गया। बेसिकली हम 3 कॉलम भी इसके बना ही लेते हैं तो ज्यादा अच्छा लगेगा अपन को। ठीक है, अब हम देखेंगे सारी बातें। चलिए, 3 बहार है हमारी, 2, 3, तीनों के नाम क्या होंगे, सबसे पहले अंबे बहार, उसके बाद में मृग बहार, और उसके बाद में कौन सी होगी, हस्त बहार। ठीक है, अब हमें प्रश्न कहां से पूछा जाता है कि इनमें फूल कब आते हैं। बेसिकली अगर मैं इनमें फूल की बात करूं तो इसके लिए हम एक तरीका अपना लेते हैं, फजूसी। फजूसी, और फजूसी का मतलब है कि अंबे बहार में जो पुष्पन होता है वो कब होता है, फरवरी मार्च में होता है। कब होगा, फरवरी मार्च में होगा। मृग बहार में जो पुष्पन होगा वो कब होगा, जुलाई अगस्त में होगा, जुलाई अगस्त। और जो हस्त बहार में पुष्पन होता है वो कब होता है, वो सितंबर और अक्टूबर माह में होता है। सितंबर और अक्टूबर, ये तो किसकी हो गई, फूल आने की बात हो गई। फिर हमें पूछा जाता है फलन। अगर मैं फलन की बात में, इसके फल कब आते हैं, इसके फल आते हैं आपके जुलाई अगस्त में। कब आते हैं, जुलाई अगस्त में। इसके फल कब आएंगे, नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में आएंगे। ठीक है, इसके फल कब आएंगे, तो इसके फल आएंगे आपके मार्च अप्रैल में, मार्च और
अप्रैल में। अब हमें सवाल पूछा कैसे जाएगा, एक तो हमें नॉर्मल वे में सवाल पूछ लेगा कि मृग बहार का पुष्पन कब होता है, तो मृग बहार का पुष्पन जुलाई अगस्त में होगा। वो पूछ लेगा अम्बे बहार के फल कब आते हैं, तो अम्बे बहार के फल कब आएंगे, जुलाई अगस्त में आएंगे। ठीक है, वो पूछेगा हस्त बहार का पुष्पन कब, तो सितंबर अक्टूबर में, फलन कब, मार्च अप्रैल में। ऐसे हमें प्रश्न पूछ लेगा। अब इसके बाद एक तरीका हमारा और है, वो क्वेश्चन कहां से पूछ सकता है। जनरली में अगर बात करूं तो जो अम्बे बहार है इसमें क्या होते हैं, हमें खराब फल प्राप्त होते हैं। क्या होता है, खराब फल प्राप्त होते हैं। खराब फल क्यों प्राप्त होते हैं, क्योंकि बरसात का सीजन होता है, फलों में पानी यानी नमी ज्यादा होती है, तो फल जल्दी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। ठीक है, अगर मैं मृग बहार की बात करूं तो मृग बहार क्या है, फलोत्पादन के लिए सर्वोत्तम है। फलोत्पादन के लिए सर्वोत्तम जो समय है वो क्या है, मृग बहार है। अगर मैं प्रश्न पूछा जाए कि राजस्थान में फलों की कौन सी बहार ली जाती है, तो मृग बहार ली जाती है। या फिर आपसे समय ये प्रश्न ये पूछ ले कि अमरूद की फलन हेतु सबसे अच्छा समय कौन सा है, तो कौन सा है, वो मृग बहार है। ठीक है, इसकी मैं अगर बात करूं हस्त बहार, तो हस्त बहार में अगर हम बात करें तो रोग और कीटों का प्रकोप भी यहाँ क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आगे चलूं, नेक्स्ट एक हमें प्रश्न कहां से आता है, जनरली हमें एक छोटा सा प्रश्न बनता है बहार नियंत्रण से। कहां से बनेगा, बहार नियंत्रण से बनता है, बहार नियंत्रण से। अब यहां से में कैसे प्रश्न बनता है, थोड़ा सा इस बात पर हम गौर करेंगे। जैसे मान लो आपको क्या करना है, अम्बे बहार के फल नहीं लेने हैं, नहीं लेने तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहार नियंत्रण करना पड़ेगा। अम्बे बहार के फल आपको नहीं चाहिए तो बहार नियंत्रण करना है। इसके लिए आप क्या करोगे, इसके लिए एक सबसे पहला जो उपाय आप कर सकते हो वो क्या होगा, वो होगा हाथों से फूलों को तोड़ना। हाथों द्वारा पुष्पों को तोड़ना। एक तो हाथों से पुष्पों को तोड़ करके क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, तो एक तरीका तो आपके पास में ये हो जाएगा। दूसरे तरीके की अगर बात करूं, दूसरा तरीका क्या होगा, एक हम क्या कर सकते हैं, 1 से 1.5 माह पूर्व, 5 माह पूर्व सिंचाई बंद कर देना। एक हम क्या कर सकते हैं, 1 से 1.5 महीने पहले सिंचाई करना क्या कर देंगे, बंद कर देंगे, तो फूल ऑब्वियसली आएंगे तो मुरझा करके क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। एक हम क्या कर सकते हैं, एक हम यहाँ NaA का उपयोग करते हैं, सबसे इंपोर्टेंट है Na, कितनी मात्रा लेंगे, 100 ppm। NaA की कितनी मात्रा का उपयोग करते हैं, 100 ppm मात्रा का उपयोग करते हैं। एक फिर हम किसका उपयोग करेंगे, एक हम उपयोग करते हैं यूरिया का। इसका उपयोग करेंगे यूरिया का। सर कितनी मात्रा ली जाएगी, तो बेसिकली मैं कहूंगा यहाँ यूरिया की 10 से लेकर के 15% मात्रा का उपयोग किया जाता है। 10 से 15% मात्रा उपयोग में लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बहार नियंत्रण हो जाएगा। सवाल हमें कैसे पूछेगा, सवाल हमें सीधा सीधा से ये पूछा जाएगा कि अमरूद में बहार नियंत्रण हेतु उपयुक्त उपाय है, बहार नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है। कथन और तर्क वाला प्रश्न आपको यहां से पूछ लेगा, तो हमारे पास में 4 ऑप्शन होंगे। एक तो हाथों से फूलों को जड़ा सकते हैं, एक हम क्या कर सकते हैं, 1 से 1.5 माह पहले सिंचाई करना बंद कर सकते हैं, एक हम NaA या प्लानोफिक्स का उपयोग कर सकते हैं, और एक हम किसका उपयोग करेंगे, यूरिया का उपयोग करेंगे 10 से 15% मात्रा का। ये हमारा क्या हो जाएगा, बेसिकली बहार नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, अब अगर मैं थोड़ा सा और आगे चलूं तो एक पॉइंट हमें और यहां से पूछा जा सकता है। जनरली वो पॉइंट कौन सा बनेगा, हमें प्रश्न पूछा जाएगा संधाई से, संधाई, संधाई, और संधाई को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ट्रेनिंग, ट्रेनिंग। और एक कौन सी क्रिया होती है, प्रूनिंग भी होती है, एक प्रूनिंग को बोलते हैं हम काट छांट। ठीक है, और संधाई क्या होती है, जो फल वृक्षों को उचित आकार देने के लिए क्रिया की जाती है, उससे हम क्या बोलते हैं, संधाई बोलते हैं। ध्यान देना, इंपोर्टेंट बात यह है कि जो संधाई की क्रिया है अमरूद में, वो कब करते हैं, प्रथम 3 वर्ष तक की जाती है, प्रथम 3 वर्ष तक करते हैं। संधाई की क्रिया कब करेंगे, प्रथम 3 वर्ष तक करेंगे। संधाई इसमें कौन सी विधि के द्वारा की जाती है, विधि, तो मॉडिफाइड सेंट्रल पद्धति है विधि, या मैं क्या कह सकता हूं, केंद्रीय प्ररोह विधि। कौन सी विधि अपनाई जाती है, केंद्रीय प्ररोह विधि अपनाई जाती है। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि अमरूद में संधाई हेतु उपयुक्त विधि है, तो या तो मैं कह सकता हूं मॉडिफाइड सेंट्रल विधि, या मैं कह सकता हूं केंद्रीय प्ररोह विधि। ठीक है, इस विधि के द्वारा हम इसमें क्या करते हैं, संधाई करते हैं।
इस विधि की खासियत क्या होती है, जैसे मान लो हमारा पौधा शुरुआत में जमीन में से निकला इस तरीके से अमरूद का, तो इसमें 75 सेंटीमीटर ऊंचाई तक 75 सेंटीमीटर ऊंचाई तक कोई भी जो साइड वाली शाखा होती है उसको निकलने नहीं देते हैं। जैसे निकलती है उसको काट करके अलग कर देते हैं। या जो शाखाएं निकलती हैं वो कहां से निकलेंगी, 75 सेंटीमीटर की ऊंचाई से निकलती है। इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात ये होती है। और इसका जो मुख्य तना है ये वाला, इसको बढ़ने दिया जाता है। और अमरूद में बेसिकली ऐसा ही होता है। तो जनरली में इसमें एक लाइन और ऐड कर सकता हूं जो आपके एनसीईआरटी में भी दी हुई है। वो लाइन ये है कि इस विधि में 75 सेंटीमीटर ऊंचाई तक 75 सेंटीमीटर ऊंचाई तक पार्श्व शाखा को हटा देते हैं। 75 सेंटीमीटर ऊंचाई तक हम क्या करेंगे, जो भी पार्श्व शाखा निकलेगी उसको हटा करके अलग कर देंगे। ये इस विधि की मेनली विशेषता होगी। फिर इसमें एक पॉइंट हमें और पूछा जाएगा। जनरली वो पॉइंट क्या है, वो पॉइंट है बेंडिंग, जो 2021 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया है। बेंडिंग, एक्चुअली बेंडिंग का मतलब क्या होता है, तो मैं सीधा सीधा एक ही शब्द में आपको बता दूं, झुकाना। झुकाना, बेंडिंग का मतलब क्या है, झुकाना। और हम किसको झुकाते हैं, अमरूद की डालियों को झुकाते हैं। किसको झुकाया जाता है, डालियों को। तो अमरूद की डालियों को झुकाने की क्रिया क्या कहलाती है, बेंडिंग कहलाती है। ऐसा करने से क्या होता है, तो ऐसा करने से एक तो फलन अच्छा होता है, एक तो क्या होगा, फलन अच्छा होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, दूसरा फल बड़े आकार के प्राप्त होते हैं। फलन अच्छा होगा और फल कैसे प्राप्त होंगे, फल बड़े आकार के प्राप्त होते हैं, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि बेंडिंग की क्रिया अमरूद में की जाती है, पहली बात। दूसरा, इसमें क्या करते हैं, डालियों को झुका देते हैं। तीसरा, इससे क्या होगा, एक तो फलन अच्छा होगा और एक इससे फल जो है वो बड़े आकार के प्राप्त होंगे। एक्चुअली आपने देखा होगा इस तरीके के पौधे होते हैं हमारे पास में। एक तो ऐसा पौधा है जिसकी शाखाएं ऐसे हैं, एक हमारे पास में ऐसा पौधा है जिसकी शाखाएं ऐसे हैं। तो जो झुका हुआ पौधा होता है जिसकी शाखाएं झुकी हुई होती हैं, इस प्रकार का, इस प्रकार के पौधे में फल फूल क्या आते हैं, ज्यादा आते हैं। ज्यादा आने का रीजन ये है कि इसकी जो पत्तियों में भोजन बनता है वो जड़ों में नहीं जाता। बाकी इसमें क्या होगा, अगर मान लो यहाँ पर पत्ती में भोजन का निर्माण हुआ तो ये भोजन सीधा कहां जाएगा, जड़ों में चला जाएगा। कार्बोहाइड्रेट एकत्रित नहीं होगी, और जब कार्बोहाइड्रेट एकत्रित नहीं होगी तो फल इसमें नहीं बनेंगे, कम बनेंगे, छोटे आकार के बनेंगे। और इसकी कार्बोहाइड्रेट उल्टी इसमें से जाने से नहीं जाती, झुकाने के बाद नहीं जाती, इसलिए इनमें फलन क्या होता है, अच्छा होता है और फल हमें बड़े आकार के प्राप्त होते हैं। तो यहां से भी जो प्रश्न है वो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये पॉइंट भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब यहां तक अगर आपका कोई भी डाउट बचा हो तो आप मुझे पूछ लो, फिर मैं नेक्स्ट चलता हूं अगले पॉइंट पर। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा बचा हुआ है इसमें उन्नत किस्म और रोग। यहां तक अगर कोई आपका डाउट है तो पूछ सकते हो आप। शोभा शुरू, क्या हुआ, आज बहुत सालों बाद लाइव आए हो हैं। अगर आपका कोई डाउट है तो पूछ लो। मुस्कान क्लियर है, पवन क्लियर है, सोनम। संधाई, संधाई का मतलब है ट्रेनिंग। जो शुरुआती अवस्था में पौधे को उचित आकार देने के लिए काट छांट की जाती है उसे बोला जाता है संधाई या ट्रेनिंग। गौरव शर्मा, राम राम, क्लियर है, ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं अपन नेक्स्ट अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट क्या आता है, अगला पॉइंट आता है उन्नत किस्म। तो आपकी एनसीईआरटी में तो बेसिकली कुछ ही उन्नत किस्में दी गई हैं और पूछा भी उन्हीं में से जाएगा बेसिकली सवाल। उन्नत किस्म कौन कौन सी इंपोर्टेंट हैं, आपको थोड़ा सा अंदाजा बता दूं मैं। बेसिकली सबसे इंपोर्टेंट प्रश्न आपको पूछा जाएगा लखनऊ 49 से, लखनऊ 49। और इसको क्या बोलते हैं हम, या तो इसको बोला जाएगा L49, और इसका जो दूसरा नाम है वो क्या है, सरदार है, सरदार। आप लोगों से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है, प्रश्न आएगा कि अमरूद की कौन सी किस्म को सरदार के नाम से जाना जाता है।
तो सरदार के नाम से किसे जाना जाएगा? लखनऊ 49 को जाना जाएगा। इसके बाद एक प्रमुख जो किस्में है वो कौन सी है? वह इलाहाबाद सफेदा। इलाहाबाद सफेदा ये भी क्या है? ये भी प्रमुख किस्म है। इसके बाद में अगर बात करूं तो नेक्स्ट आप लोग याद रखना, एक तो मैं अगर बात करूं यहां अर्का मृदुला है, अर्का मृदुला। एक में अगर बात करूं मान लो अर्का रश्मि है, अर्का रश्मि। अगर मैं बात करूं यहां अर्का किरण है, अर्का किरण। और जिन किस्मों के नाम के आगे अर्का शब्द लगा हुआ होता है वो बेसिकली आप लोग याद रखना वो कहां से निकाली गई है? वो IIHR से निकाली गई है। तो आप लोगों से सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि IIHR से विकसित किस्म कौन सी है? तो जिसके आगे अर्का लगा हो, अर्का मृदुला, अर्का रश्मि, अर्का किरण। ठीक है। नेक्स्ट में अगर बात करूं एक आती आपकी पंत प्रभात। अब इसके आगे क्या लगा हुआ है? पंत लगा हुआ है। पंत लगा हुआ है तो सीधी सीधी बात है ये कहां से निकाली गई है? ये पंतनगर से निकाली गई है। पंतनगर में क्या है? GBPAU, गोविंद बल्लभ पंत एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। तो कहां से निकाली गई है? ये GBPAU द्वारा विकसित की गई है। ठीक है। कौन सी? पंत प्रभात। एक में अगर बात करूं हिसार सफेदा और हिसार सुर्ख, क्या रखना कौन सी है? एक तो मैं कह सकता हूं हिसार सफेदा, हिसार सफेदा। और एक कौन सी है? एक है हिसार सुर्ख, हिसार सुर्ख। अब हिसार सफेदा और हिसार सुर्ख नाम से स्पष्ट है। हिसार कहां पर है? हरियाणा में है। हरियाणा में है तो ये कहां से निकाली गई है? ये हरियाणा से निकाली गई है, HAU। और HAU का पूरा नाम है हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। कहां से निकाली गई है? हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, या मैं कहूं तो हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के द्वारा विकसित की गई है। एक में अगर बात करूं तो एक आती है आपकी ललित। ललित ध्यान रखना, ललित जो किस्म है वो एक तो कहां से विकसित की गई है? वो CISH से विकसित की गई है, CISH लखनऊ से। ठीक है। ललित कहां से विकसित की गई है? CISH लखनऊ से विकसित की गई है। दूसरी इंपोर्टेंट बात है, ललित कैसी होती है? लाल गूदे वाली होती है। तुम्हारी NCERT के लास्ट में एक प्रश्न भी पूछा गया है कि अमरूद की लाल गूदे वाली किस्म है, तो लाल गूदे वाली किस्म कौन सी होगी? ये आपकी ललित होगी। एक में आपको एक्स्ट्रा और बता दूं क्योंकि ये आती रहती है एग्जाम में। एक्स्ट्रा है आपकी बेहद कोकोनट। कौन सी है? बेहद कोकोनट। और जो बेहद कोकोनट है वो कैसी होती है? वो बेसिकली बीज रहित होती है। कैसी होगी? बीज रहित। आप लोगों से प्रश्न पूछा जाएगा कि अमरूद की बीज रहित किस्म कौन सी है? वैसे NCERT में तो नहीं है तो मुश्किल ही पूछा जाएगा, लेकिन अगर पूछा भी जाए तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं कि जो बेहद कोकोनट है वो क्या है? वो बीज रहित है। ठीक है। आप ललित के साथ में एक और ऐड कर सकते हो जो IIHR से निकाली गई, श्वेता। श्वेता भी कहां से निकाली गई है? CISH से। IIHR नहीं, CISH निकाली गई है। तो ये आपकी कुछ उन्नत किस्में होगी जो बेसिकली NCERT में एक ही किस्म मैंने बाहर से लिखाई है आपको, बेहद कोकोनट। ठीक है। जनरली पूछा जाए लखनऊ 49 या L49 तो सरदार को कहेंगे। इलाहाबाद सफेदा प्रमुख किस्में जो कहां पाई जाती है? वही इलाहाबाद में। अर्का मृदुला, अर्का रश्मि, अर्का किरण, अर्का रक्ता, ये सभी IIHR की हैं। पंत प्रभात नाम से स्पष्ट है, GBPAU पंतनगर। हिसार सफेदा, हिसार सुर्ख, हिसार हरियाणा, या मैं कहूं हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से निकाली गई है। ललित लाल गूदे वाली है, CISH द्वारा विकसित है। श्वेता भी कैसी आपकी? CISH के द्वारा विकसित किस्म है। ठीक है। अब हम थोड़ा सा और नए चले तो एक पॉइंट हमारा और आता है। वो पॉइंट कौन सा है? जनरल वे में अगर मैं उस पॉइंट की बात करूं तो एक पॉइंट आपका आएगा हमारा रोग। कीट तो कोई ऐसा इंपोर्टेंट है नहीं, बस एक ही है फल मक्खी। लेकिन रोग की अगर बात करूं तो 2-3 पॉइंट आपको यहां से पूछे जा सकते हैं। सबसे इंपोर्टेंट रोग क्या है इसका? मिलानी, या मैं कहूं तो उकठा। उकठा, या मैं इसको क्या कह सकता हूं? सूखा रोग। मिलानी, उकठा या सूखा रोग। और ये होता किसके द्वारा है? तो कई बार हम इसको पढ़ चुके हैं। ये किसके द्वारा होता है? ये फ्यूजेरियम कवक के द्वारा होता है। फ्यूजेरियम कवक, या मैं इसको कह सकता हूं फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम नामक कवक के द्वारा होता है। फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरम
नामक कवक के द्वारा ये जो रोग है वो होता है। ठीक है, एक अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट में एक पॉइंट और आता है, वो पॉइंट कहां से आएगा, बेसिकली में पॉइंट आता है ब्रॉन्जिंग। ब्रॉन्जिंग या हम इसको क्या कह सकते हैं, भूरापन। ये प्रश्न 2021 एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा जा चुका है। प्रश्न सीधा सीधा सामने आया था कि अमरूद में ब्रॉन्जिंग या भूरेपन का कारण क्या है। तो ब्रॉन्जिंग या भूरापन अमरूद में किस कारण से होता है, ये हम सब लोग अब जान चुके हैं, ये जिंक की कमी के कारण होता है। किसके कारण होगा, ये जिंक की कमी के कारण होता है। तो दो हमारे इंपोर्टेंट रोग होते हैं, मिलानिया उक्था रोग और उसके बाद में अगर बात करूं ब्रॉन्जिंग या भूरापन। ठीक है, एक और अगर मैं बात करूं इसमें एंथ्रेक्नोज भी होता है, पाउडरी मिल्ड्यू भी होता है, लेकिन वो हमारे कोई भी इंपोर्टेंट नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट एक में आपको बता दूं इसका जो प्रमुख कीट है, प्रमुख कीट आपने देखा होगा अमरूद का जब हम फल खाते हैं विशेषकर बरसात के टाइम में, तो उसके अंदर क्या निकलती है, एक गिडार निकलती है। वो गिडार क्या है, वो गिडार है फल मक्खी। तो अमरूद का जो प्रमुख कीट है वो कौन सा है, फल मक्खी यानी कार्पोमिया वेशुवेना। ठीक है, तो ये आपका क्या हो गया, प्रमुख कीट हो गया। अब मान लो मैं बात करूं अमरूद की उपज, उपज उपज कितनी होती है, तो एक पादप से लगभग 40 से लेकर के 50 किलोग्राम फल प्राप्त होते हैं। 40 से 50 किलोग्राम फल प्रति पादप हमें अमरूद से प्राप्त होते हैं। ठीक है, ये अमरूद के संबंध में जितनी भी हमारी कहानी थी, सारी की सारी कहानी हमने क्या कर ली, कंप्लीट कर ली। ठीक है, अब आपको कोई सवाल अगर अमरूद के संबंध में बचा हुआ है तो आप पूछ सकते हो, बाकी अमरूद का पूरा पूरा टॉपिक आपका फिनिश हो चुका है। सबसे पहले हमने अमरूद के बारे में जाना, वानस्पतिक नाम, कुल, उत्पत्ति, गुणसूत्र, फल प्रकार, खाने योग्य भाग, भारत में स्थिति, राजस्थान में स्थिति और इसके प्रमुख जो सेंटर हैं वो हमने जान लिए। फिर हमने क्या पढ़ा, अमरूद की जो कुछ प्रजातियां थी इंपोर्टेंट जो एनसीईआरटी में दी हुई हैं, जिसके प्रश्न में परीक्षा में पूछे जाते हैं, वो हमने डिस्कस कर ली। फिर हमने क्या पढ़ा, अमरूद में विटामिन, पेक्टिन, जलवायु और हमने एक जलवायु का इंपोर्टेंट फैक्टर भी जान लिया। प्रवर्धन हमने जान लिया, पौधरोपण के बारे में हमने चर्चा कर ली। इंपोर्टेंट चीज थी यहाँ पे हमारी मेडो विधि, जिसका प्रश्न में परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक है, एक में नेक्स्ट आपको बता दूं, बाहर इसमें पुष्पन का समय हमने तीनों प्रकार की बाहर पढ़ ली, उनका कंट्रोल पढ़ लिया। फिर हमने इसमें संधाई के बारे में जान लिया और बेंडिंग की क्रिया के बारे में जान लिया, जो ट्रेनिंग और प्रूनिंग है दोनों। उसके बाद उन्नत किस्म हो गई और उसके बाद अपना लास्ट पॉइंट जहां हमने रोग कीटों के बारे में चर्चा की और उपज के बारे में बेसिकली पॉइंट पढ़ लिया। एक सवाल आपको और आ सकता है, अमरूद के काफी सारे फल ऐसे होते हैं जिनका रंग लाल होता है। अगर अमरूद में लाल रंग पूछ रहा है तो शायद उसमें लाइकोपिन दिया हुआ है, तो अमरूद का लाल रंग लाइकोपिन के कारण होता है, ये भी आप लोग ध्यान में रखना। ठीक है, क्लियर है सभी का? अच्छा, बहुत बढ़िया, चलो क्लियर है तो बाकी कोई भी अगर डाउट है तो आप पूछ सकते हो। नेक्स्ट हम कल आएंगे तो कल नेक्स्ट हमारा जो फ्रूट होगा वो खजूर होगा, खजूर के बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि खजूर एक बड़ा फल और है। उसके बाद सारे के सारे फल आपके ऐसे हैं जिनको मैं 2 क्लासेस में सभी को समेट दूंगा। खजूर और अंगूर 2 बड़े बड़े फल है अपने। सर इसकी पीडीएफ डाल देना सोनम, मुझे ध्यान नहीं रहता सेव करने का, चलो मैं सेव कर दूंगा, पीडीएफ डाल दूंगा आपको। ठीक है, राजेश मजा आ गया, चलो अच्छी बात है। नेक्स्ट कल पढ़ के आना, बिल्कुल खजूर पढ़ेंगे कल अपन, उसमें भी काफी सारी चीजें हैं। हर्षित यूट्यूब पर भी क्लास है क्या? हाँ बिल्कुल 8 बजे से 8:15 बजे से। ठीक है, फिर आज के लिए काफी है, नेक्स्ट मिलते हैं कल। थैंक यू।